कॉन्ग्रेचुलेशन तन्मय ऑन गेटिंग ऑल थैंक इंडिया यू रैंक सर। 229। ब्रीफली आप अपने बारे में बता पाओ। सर, मेरा नाम तन्मय है, मैं पटना बिहार से हूँ। और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है आईआईटी से। एंड बहुत सारे मैथ्स वाले आईआईटी से दिखते हैं, लेकिन नॉन आईआईटी वाले भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ओएनजीसी में काम किया है। एंड ओएनजीसी में क्लोज टू 7 इयर्स काम किया, और ये पूरा अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट में जो मैंने दिए थे वो पूरे मैथ्स के साथ दिए, वर्किंग के साथ दिए। लास्ट ईयर 346 रैंक था, और मैं आईआरएस इनकम टैक्स ज्वाइन किया था। और इस ईयर मेरा 229 रैंक है। एंड आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल कि चीज़ें मेरे हिसाब से हो गई। मैथ्स में मेरा स्कोर लास्ट ईयर 285 था, इस ईयर 267 है, थोड़ा P2 कम था। तो ये। अच्छा, जैसे आप लास्ट ईयर आपका मार्क्स ज़्यादा थे, इस बार थोड़े डिक्रीज हो गए, हाँ सर। तो इसका रीज़न क्या रहा? सर, एक मेजर रीज़न तो ये रहा कि मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन सिलेक्शन में P2 में मतलब सेक्शन ए से मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चन बनाए थे और सही बन गए थे। अच्छा। इस ईयर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि मैं फिजिक्स का क्वेश्चन बना सकता हूँ। एंड मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन वैसे वाले ऑप्ट कर लिए जो डिफ़िकल्ट हो गए, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन में नॉर्मली एंड में आंसर नहीं आता है। मेरा फिजिक्स ठीक था, बट फिर भी मिस्टेक्स हुए। एंड अगेन 20 मार्क्स, मतलब मिस्टेक्स होते हैं तो 20 मार्क्स डाउन हो जाता है। एंड Yeah. क्लोज टू 18 मार्क्स मेरे डाउन हो गए, तो इससे। अच्छा तन्मय, ये जैसे आप मैथ्स ऑप्शन आपने लिया, तो मतलब क्या रीजंस थे आपके मैथ्स एज ऑप्शनल जाने के? तो सर, मैंने मैथ्स ऑप्शनल लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैंने सबसे पहले पेपर देखा मैथ्स ऑप्शनल का। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स मुझे ऐसा लगा कि मुझे आता है बिकॉज ऑफ माई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। और बहुत कुछ नहीं भी आता था, बट एक एक अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा। तो एक मेजर रीज़न तो ये था। दूसरा, मुझे रिसोर्सेस कुछ कुछ मिल गए थे उस टाइम। मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेस मैंने कांटेक्ट किया था कि अलग अलग लोगों से। और ज़्यादातर बुक सॉल्व करते थे लोग, कृष्णा वाले बुक जो थे। बट विद ड्यू टाइम, जैसे मैंने मैथोक्रेट से भी हेल्प लिया, तो उसमें क्या हो जाता है कि अब मैथोक्रेट के यूट्यूब वीडियोस थे फ्री, तो Right. उससे स्टार्ट हुआ था। तो एक ये रिसोर्सेस भी थे, लेकिन मेजर फैक्टर ये था ना कि मैंने फॉरेस्ट्री का पेपर देखा था और फिर सिविल्स के भी पेपर देखे थे। उन दोनों के मैथ्स देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब्जेक्ट को लिया जा सकता है। मुझे ये भी एक स्टेटमेंट बोला था किसी ने कि यूपीएससी बहुत जल्दी नहीं निकलता है, तो ऐसा ऑप्शनल लो जिसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे, क्यूरिसिटी मेंटेन रहे कि अगर तुम्हारा नहीं भी हो रहा है Right. तो फिर कंटिन्यू कर पाऊँ। तो ये सारी क्राइटेरिया को मैथ्स मेरे लिए सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है तन्मय। अच्छा, आप जैसे ये बताओ आपकी वेरियस वेरियस स्टेजेस पे, जैसे मैथ्स के प्रेजेंट किया आपने, हाँ हाँ। तो किस स्टेज पे कितना टाइम लगा? और मतलब क्या, जैसे अपन मतलब कुछ लोगों का ये प्रोसेस रहता है कि भाई उनने टॉपिक फॉलो किया फिर शॉर्ट नोट्स बना लिए, मतलब आपका क्या वे था? अब सर, मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैथोक्रेट 2-3 साल से एक्टिव हुआ है और रिलेटिवली अब इजी कर दिया है प्रेप। बट मैं जब स्टार्ट किया था, मैं 2020 के अराउंड स्टार्ट किया था। अच्छा। तो फिर 2020 के अराउंड मेरे पास आईएमएस के बुक्स थे। उससे मैंने सोच के रख लिया था, जैसे अभी मैथोग्रेड के बुक्स हो रहे हैं, मैंने सोच के रखा था कि 6-7 मंथ में कंप्लीट कर दूंगा, और मैंने 5 मंथ्स के अराउंड में कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि मैं 7-8 घंटे निकाल पा रहा था। और अपने वैकेशन वाले डे भी पूरा निकालता था, क्योंकि मैं जॉब में था इसलिए मैं वैकेशन यूज़ किया टर्म। ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं इंटायर सिर्फ मैथ्स करता था, जीएस के साथ बैलेंस नहीं कर रहा हूँ या ये नहीं कर रहा हूँ। तो तब मुझे लगभग 6 मंथ्स लगे थे। अच्छा। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया था कि मैथ्स दो चीज़ों में डिवाइड हो गया है। एक इजी टॉपिक इन द सेंस जो कैलकुलेशन ओरिएंटेड है, right. उसमें मैंने देखा कि मैं अपने आप को बिजी रखूं, तो अभी की तरह इतने टेस्ट सीरीज ये नहीं थे उस टाइम। आपके वीडियोस आना स्टार्ट तो हुए थे, लेकिन मेनली मैंने टेलीग्राम, मतलब अगर मेरे प्रेप में सबसे बड़ा कुछ हेल्प है वो है टेलीग्राम का। टेलीग्राम चाहे मैथ्स हो जीएस हो किसी में भी,
तो मैं मैथ्स ग्रुप में इन्वॉल्व होता था और इजी टॉपिक को प्रैक्टिस करता था टेलीग्राम के थ्रू, और जो हार्ड टॉपिक थे उनको मैं बुक्स के थ्रू करता था, कृष्णा सीरीज के बुक्स होते थे तो राइट। उसके थ्रू करता था। अब ये मैं बता रहा हूँ अपने प्रेप के इनिशियल ईयर्स में, बट हाँ क्योंकि इस 20 टाइम, हाँ इस टाइम मेरे टू मतलब 2021-22 तक, फिर इस टाइम मेरे 255 260 तक मार्क्स आ रहे थे, एक्सीड नहीं हो रहे थे। ठीक है। लास्ट 2 साल से मैंने थोड़ा चेंज किया। एक तो आपकी टेस्ट सीरीज भी इनरोल किया था, तो दिक्कत क्या था कि मेरे पास टेस्ट सीरीज अभी ना फ्रीली अवेलेबल हो जाता था, मतलब हाँ किसी से लेके, लेकिन दिक्कत उसका नहीं था, दिक्कत ये था कि डिसिप्लिन नहीं था वो टेस्ट सीरीज देने का। तो जब आपका टेस्ट सीरीज लिया था, क्योंकि आपको जानता था, तो थोड़ा सा वो ओनस आ जाता था कि मैं करके दे दूं। तो एक तो ये हो गया, मैंने टेस्ट सीरीज दिया जिसके कारण जो कुछ पोर्शंस थे मैथ्स के, रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, जिसको मैं अवॉइड करता था, तो हाँ। उस पे भी टाइम दिया। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो 6-7 मंथ का इनिशियल प्रेप, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे कितने टॉपिक्स वीक रहे हैं तो मुझे एडिशनल मेहनत लगा, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी 60% टाइम लग जाता है मैथ्स का। मैथ्स में। हाँ। ठीक है। अच्छा, तो जैसे आप बोल रहे थे कि कुछ इजी पोर्शंस थे तो आपने ऐसे कर लिए, टफर पोर्शन के लिए यू रिलाइड ऑन बुक्स। हम्म, तो जैसे ये इन टॉपिक्स में जनरली इशू रहता है, फिजिक्स हो गया, मॉडर्न हो गया, हम्म। तो इनके लिए आपकी क्या प्रोसेस थे? सर दोनों मेरे लिए अलग अलग लेवल पे था। मॉडर्न मेरे लिए अ बिट डिफिकल्ट था कंसिडरिंग वो थियोरेटिकल मैथ्स था और मुझे उतना नहीं आता था थियोरेटिकल मैथ्स। तो मैंने इसके लिए मतलब मेनली मैंने ये किया था कि मैंने, मेरे पास पहले के नोट्स थे, प्लस जो अभी मैं लेटेस्ट अटेम्प्ट की बातें कर रहा हूँ, तो ये मेरे पहले के नोट्स थे, प्लस मैंने क्रैश कोर्स में मॉडर्न अलजेब्रा के वीडियोस थे हाँ। जिसमें मैं वैल्यू एडिशन निकालता था, क्योंकि मेरे को ग्रुप वाला कंसेप्ट आता था लेकिन रिंग वाला कंसेप्ट कहीं ना कहीं मैंने एक मन में बना लिया था डर कि मुझे नहीं आएगा, और मैं अवॉइड करता था। तो थोड़ा एक तरह का हेल्प हो गया था कि एक क्रैश कोर्स के थ्रू कि मैंने फिर से वो सारी चीज़ों को फिर से देखा। अगेन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मॉडर्न मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था ताकि जो कंपलसरी क्वेश्चन आए या वो वैसे क्वेश्चन आए वो मेरे से बन जाए। मेरे से हायर लेवल के नहीं बनेंगे लेकिन ये हो जाना चाहिए। फिजिक्स रिलेटिवली मुझे अच्छा लगता था और मैं उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट किया था। उसमें मैंने दोनों तरह की चीज़ें किया था। एक मुझे क्वेश्चन बैंक मिला था एक दूसरी कोचिंग का। दूसरा मैंने क्या किया था कि फिजिक्स के साथ एक दिक्कत है विजुअलाइजेशन का। हाँ। तो मैंने मतलब डायरेक्टली आपके कभी फाउंडेशन कोर्स का तो हिस्सा रहा नहीं था, लेकिन जो वीडियोस थे यूट्यूब पे हाँ। पीवाईक्यू के, वो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड था, तो राइट। मैंने उसके पढ़े थे और उससे मेरा विजुअलाइजेशन रिलेटिवली अच्छा हो गया था। तो कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ का, क्वेश्चन बैंक प्लस वीडियोस, फिजिक्स में लगा मेरा। ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन जो मैथ्स एस्पिरेंट्स को रहता है कि भाई जीएस और मैथ्स को हम कैसे बैलेंस करें, तो हम्म, और आप तो आई थिंक ये आप हम्म, अलोंग विद जॉब कर रहे थे, तो हाँ ये भी आप बता पाओगे, जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है हाँ। तो किस टाइप से आप टाइम मैनेज करते थे? तो सर इसमें दो पार्ट है। तो पहला पार्ट जो है ना जीएस और मैथ्स का, मैं ये कहूँगा जब मैंने प्रेप स्टार्ट किया था ना 2020 के अराउंड, तो मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त थे जिनके मैथ्स बहुत अच्छे थे, 280 290 लाते थे, राइट। बट ना जीएस उनके 300 310 तक आते थे। उनके या तो इंटरव्यू कॉल नहीं आते थे या तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था। तो लकली अनलकली मेरे को ऐसा माइंडसेट बन गया कि जीएस में तो मेहनत करना है, बिना जीएस के फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने कभी भी अपनी जीएस को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बट फिर भी मेरे मार्क्स 375 80 रहते थे। तो अच्छा। मैंने काफ़ी टाइम बाद ये रियलाइज़ किया कि जीएस पूरा एक मैकेनाइज प्रोसेस है, टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, उसमें मेहनत करना पड़ेगा, नोट्स, वैल्यू एडिशंस, जितना मेहनत हम मैथ्स के लिए करते हैं उतना उधर भी देना होगा, जो कि वन ऑफ द मेजर रीजन है कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का नहीं होने का। जो अच्छा कर लेते हैं ये चीज़, जो कि बहुत लोग कर ले रहे हैं आजकल, हाँ। तो फिर वो बहुत अच्छा रैंक लाते हैं। मेरे केस में एक एडिशनल दिक्कत जो जैसा कि आपने बताया कि जॉब का था, तो जॉब के दिक्कत के कारण मेरे पास क्या था कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, एक तो ये। दूसरा, देर आर डेज जिसमें मोटिवेशन की कमी थी, क्योंकि जॉब से इतना थक जाते थे या कुछ फैमिली की चीज़ें भी पैरेलल में चलते रहती थी, जिसके कारण मतलब प्रेप अफेक्ट होता है। मतलब आप
वो एनर्जी इंटेंसिटी से नहीं कर पाते हो। बट मैंने स्टार्टिंग से ही मान लिया था कि मैं पहले से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब कमिंग फ्रॉम बिहार मैं इतना आसानी से छोड़ नहीं सकता, कंसिडरिंग माई फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑल्सो। तो मैं सोच के रखा था कि ऑल दीज थिंग्स आर लाइक अ प्रूवन थिंग, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कोई दिक्कत है, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और मैंने पर डे मैं शिफ्ट वाइज ड्यूटी करता था, तो 8 घंटा की ड्यूटी होती थी, तो मैं पर डे 4 से 5 घंटा तो निकाल लेता था। और अगर लक साथ दिया, इजी लोकेशन मिला, तो ये 6 से 7 घंटा भी हो जाता था। और वैकेशन के दिन में मैं बढ़ाता था। तो अल्टीमेटली क्या था कि मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग अभी वर्किंग अगर प्रेप कर रहे हैं, तो अगर इफ़ यू हैव द लग्जरी की पढ़ाई नहीं करके तैयारी कर सकें, कर लो। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं है, फाइनेंशियली और कोई अदर स्टेज के कारण, तो आई वुड जस्ट से कि एक्सेप्ट दैट और उसको एंजॉय करो। क्योंकि मुझे एक मेजर कारण लगा कि जॉब ने मुझे इतना फाइनेंशियल ईज दे दिया कि मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास पैसे की कमी है, ये कोर्स खरीदने का दिक्कत होगा, ये चीज़ों को करने का दिक्कत होगा। तो वर्किंग अपने आप में एक कॉन्फिडेंस भी देता है, और ये कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि मुझे कभी ये नहीं कहना पड़ा कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ के यूपीएससी में क्यों आ रहा हूँ, क्यों मैं इतना टाइम छोड़ा। मेरे पास एक वैलिड कारण था कि मैंने काम किया, काम करके मैंने ये अचीव किया। तो ये था। राइट। अच्छा, मैथ्स में जैसे मैथ्स में दो एस्पेक्ट रहते हैं कि एक तो भाई जो भी कंटेंट है सिलेबस में हम्म। वो हमने कर लिया, हम्म। इवन उसके बाद भी मार्क्स इंप्रूव नहीं होते इफ वी आर कमिटिंग सर्टेन एरर्स। हम्म। तो ये आपके क्या मेथड रहते थे इसमें एरर रेक्टिफिकेशन के? सर मैं एक्सेप्ट करूंगा कि ये एरर ही था जिसके वजह से मेरे मार्क्स 250 260 में बहुत टाइम रहे हैं। एंड मैं ये एकदम साफ साफ कहूंगा, मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त है, शिवम। उसने कहा था ना कि हम लोग सिली एरर बोल के ना इस एरर चीज को बहुत मतलब टोन डाउन कर देते हैं। बट ये ना सिली एरर नहीं होता है, वो मेरा 20 मार्क्स चल जाता है, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन में हो गया 40 मार्क्स चल जाता है। एंड फ्रॉम बीइंग आईएएस टू बीइंग आउट ऑफ द लिस्ट हो जाता हूँ मैं। तो राइट। सबसे पहली बात ना कि एक्सेप्ट करना होगा कि देर इज नथिंग कॉल्ड सिली एरर, वो एरर है और तुमको निकाल देगा लिस्ट से। दूसरा चीज ये था कि जब मैंने ये रियलाइज कर लिया, क्योंकि मेरे 260, और क्या होता है ना जब आप बार बार प्रेप करते हो, खास करके वेटरन वालों के साथ मैं बोलूंगा, तो ना जिद्दी हो जाते हो, तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो कि तुम्हारा फॉल्ट है, कि तुम्हारे को नहीं आ रहा है या गलती हो रही है। तुम मैंने एकदम नए माइंड से कुछ नए लोगों के साथ डिस्कशन स्टार्ट किया। तब मैंने ये देखा कि उनसे सीखने को मिला कि ना वो बहुत हर क्वेश्चन के एंड पे रिवाइज कर रहे हैं। लेट सपोज अगर मैं कहूँ पेपर वाइज, तो मुझे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 30-30 मिनट्स मैंने पांचों क्वेश्चन को दिए, फिर भी 30 मिनट्स बच रहे हैं। अब ऐसा एग्जैक्ट 30 मिनट्स नहीं होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, हाँ। तब भी मेरे पास 15 मिनट्स बचेंगे, मतलब बचने चाहिए एटलीस्ट। तो मैं कोशिश करता था कि उस 30 मिनट में 25 मिनट्स में मैं 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, ओके। 5 मिनट्स में मैं उसको रिवाइज कर लूं, क्योंकि ताज़ा ताज़ा माइंड में रहता है, तो कुछ दिख जाए। और एक बार जब सब पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते थे, भले ही मुझसे एक नया क्वेश्चन ना बने, लेकिन मैं उस 15 मिनट में रिवाइज करूंगा। एंड मैं ये कहूंगा कि जिस ईयर मेरे वो 284 285 मार्क्स आए, उसका मेजर रीजन ये था कि मैंने 40 मार्क्स की गलती फाइंड आउट कर ली थी। एंड दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, दिस इज समथिंग जिसके वजह से मेरे निकलते, मतलब मैं लिस्ट से भी निकल जाता राइट। बाहर। बट लकली मैंने किसी और से सीखा, और मैं कहूँगा कि बाकी लोग भी सीखें ये चीज़ कि आइडेंटिफाई एरर, क्योंकि एरर किसी चीज़ में भी हो सकता है। मेरे केस में ओडीई में था। ओडीई इज समथिंग, हमको नहीं लगता कि कोई भी बोलता है कि मेरा वीक है, बट द फैक्ट इज कि अगर एरर होगा तो ओडीई का एरर हो, किसी डिफिकल्ट टॉपिक का एरर हो, आपका पूरा मार्क्स जाता है। मार्क्स वही आपके तो 15-20 का है ना? हाँ। और राइट। अच्छा, पीवाईक्यूज पे कितना रिलाई किया आपने, और अगर किया तो कितने ईयर तक किए? फॉरेस्ट के भी पीवाईक्यू देखे क्या आप? हाँ, पी वाई क्यू ही आपका पूरा बेस है। इनफैक्ट जो हर साल क्वेश्चन पूछते हैं उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता है कि
2014-15 के क्वेश्चन रहेंगे, बट उसको अभी थोड़ा अंतर करके 2025 में पूछेंगे। तो अगर मेरे को जेन्युइनली कहना होगा तो पीवाईक्यू एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट आईआईटी दिल्ली का एक मतलब एक जूनियर है जो इस साल रैंक भी लाया, एंड उसका प्रेप करने का तरीका में मैंने देखा पीवाईक्यू उसने बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया, एंड द फैक्ट इज वो मेरे से भी ज़्यादा स्कोर किया है अभी। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीवाईक्यू तो करना ही करना है। सीएससी फॉरेस्ट 2010 ऑनवर्ड करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके पहले जा सकते हो, टाइम है तो तुम्हें जाने के लिए जा सकते हो, लेकिन अगेन तुम्हें मानना पड़ेगा कि सिलेबस चेंज हुआ है टाइम के साथ। तो पता भी रहना चाहिए कि कब गिव अप कर देना है, कब किसी क्वेश्चन को लेके मतलब वो नहीं रहना है कि मतलब ईगो पे नहीं लेना है कि मतलब ये नहीं आ रहा है, सीखना रहेगा। एंड एक और चीज, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, खास करके अगर तुम फॉरेस्ट दे रहे हो, सीएससी का फॉरेस्ट में रिपीट हो जाता है, 1-2 साल पहले का तो होता ही है, उस साल के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। हाँ। तो मतलब अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, पीवाईक्यू भी कर रहे हो, तो आई कैन गारंटी यू कि तुम 250 प्लस आ सकते हो। तो ये रहता है। राइट। और पीवाईक्यू से ये भी है ना कि आप जैसे अगर फिजिक्स को ही ले लें अपन, हाँ जैसे मैंने भी वो जो मैथोक्रेट यूट्यूब पे कराए हुए हैं, हाँ। तो आप फ्लूड ही उठाओ। हम्म अगर आप एमडीआर बुक लेके बैठ जाओगे हम्म तो उसमें इतनी चीज़ें हैं, बट पीवाईक्यू और सिलेबस दोनों को देखोगे तो यू विल फील कि भाई हाँ ये पार्ट करना है अपने को। तो पीवाईक्यू से आप स्ट्रीमलाइन भी होती है चीज़ें आपकी। मैं इसमें सर एक चीज बोलना चाहूंगा, मतलब एक्चुअली ना मैथ्स एज अ ऑप्शनल अभी क्या परफॉर्म कर रहा है ये एक चीज है, बट रिसोर्सेज के टर्म्स में मैं एक कमेंट करना चाहूंगा कि मैं 2020 के आसपास सिर्फ एक कोचिंग थी जो फेमस थी, अभी है ऑप्शंस, और खास करके मैथोक्रेट्स में तो हैं ऑप्शंस, रिसोर्सेज हो जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी पढ़ाई के मटेरियल सारे अवेलेबल हैं। हाँ। अभी कृष्णा के बुक्स फॉलो करना, एमडीआर के बुक्स फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज पूरे स्ट्रीमलाइंड है कि मुझे राइट। क्या चाहिए। तो मैं वही कहूँगा कि जिनको भी मैथ्स ऑप्शनल लेना है तो अगेन रिसोर्सेज पूरे हैं, बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है उतना, क्योंकि मैंने देखा है फ्लूइड वाले बुक्स देखे हैं मैथोक्रेट वाले, तो उसमें सब कुछ कवर्ड थे। तो अगेन वही बात आ जाता है कि तुम्हारा मन कितना है, एफर्ट कितना है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद फिजिक्स के टॉपिक्स में हार्ड क्वेश्चन आएंगे, बुक हाँ। में सेग्रीगेट करना मुश्किल है, रिसोर्सेस में अभी सेग्रीगेटेड है, इजी मीडियम एडवांस टाइप से थोड़ा सा लेवल बढ़ते हुए, तो है रिसोर्सेस तो अभी अच्छे से हो गए हैं अवेलेबल। राइट। अच्छा, जैसे मैथ्स की हमने बात की, अभी प्रीलिम्स भी एक बड़ा फैक्टर है आजकल। हम्म थोड़ा डाइसी लगता है बहुत हम्म, एस्पिरेंट्स को। तो आपके जैसे ऑलमोस्ट हर हाँ टाइम में प्रीलिम्स निकला है, तो उसमें आप कुछ गाइड कर पाओ। सर मैं ये कहूँगा कि प्रीलिम्स कोई भी देता है ना, इनफैक्ट बहुत सारे सेलेक्टेड लोग भी अभी देंगे सर्विस अपग्रेड करने के लिए, तो प्रीलिम्स अपने आप में डिफ़िकल्ट है। नॉट बिकॉज कि मतलब क्या कहते हैं, उसका कवरेज डिफ़िकल्ट है, उसमें थोड़ा अनसर्टिनिटी है। आप कितना भी पढ़ लो, खास करके ये मैं नए लोगों को कहना चाहूँगा, कितना भी पढ़ लो आप 25 to 30 क्वेश्चन के बियॉन्ड विथ नॉलेज नहीं बना सकते हो। ठीक है, हाँ। मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉलेज जो अदर चीज़ें हैं वो डेवलप करना पड़ता है। तो आई वुड से जो चीज़ मुझे हेल्प किया उसमें सबसे पहला ये था कि मैंने यूपीएससी के अदर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, मतलब उसमें एनडीए आता था, सीएपीएफ आता था, जियो साइंटिस्ट। अब इसमें क्या है ना कि ये जो होते थे ना, इसका मेरा लॉजिक ये नहीं था कि इसको प्रैक्टिस करके कुछ सीखना है। क्या होता था कि अगर लेट सपोज 2026 का पेपर का बात करूं मैं, तो यूपीएससी अगर कुछ इनोवेशन लाता था, जो कि पिछले 2-3 साल में आपने देखा होगा कि या तो मतलब मल्टीपल ऑप्शंस वाला ऑप्शन आ गया, एंड अदर जो भी इनोवेशंस लाए थे मोर देन वाला, तो उसमें क्या किया था कि यूपीएससी ने सीएससी प्रीलिम्स से पहले इन प्रीलिम्स में लेते आया था। तो जिसके अच्छा। कारण क्या हो गया था कि मुझे पैटर्न में अगर कुछ न्यू चीज है उसको लेके मुझे शौक तो नहीं होगा। ठीक है, तो एक बेनिफिट वो था। दूसरा क्या था कि मैंने मेरे तब भी थोड़े थोड़े मार्जिन से हर बार निकले हैं, इनफैक्ट फॉरेस्ट भी निकले हैं, लेकिन द फैक्ट इज कि आई नो पीपल जिसके बहुत अच्छे मार्जिन से भी निकल रहे हैं, और उसका एक मेजर रीजन है वो बहुत कूल और काम है एग्जाम में। तो
टू ऑल दोज पीपल जो प्रीलिम्स दे रहेंगे, कूल काम होना बहुत ज़रूरी है, आप फ्रीक आउट नहीं कर सकते हो। तीसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि मैं अटेम्प्ट बहुत हाई रखता था, हर बार 90 प्लस रखता था, 95 के अराउंड रखता था, ठीक है। और उसका एक मेजर लॉजिक यही है कि 25-30 क्वेश्चन मुझे पता है, रेस्ट 65 टू 70 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं। अब ये अटेम्प्ट बेटर इंट्यूशन मेरा डेवलप हो गया था, एक तो वो दूसरे पेपर देख के, उसके अलावा भी मैंने कुछ किया था, मैं बताऊंगा। तो मैं बेसिकली 90-95% करता था, जिसमें मेरा लॉजिक था 65 और 30 का रेशियो होता था। और मैंने इतने प्रैक्टिस कर लिए थे कि मुझे दिख गया था 65-30 तो आ रहे हैं। 65 और 30 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 65 इंटू 2 130, एंड 30 का माइनस करेंगे 20, तो यानी कि 110 मार्क्स हो जाते थे। और 110 मार्क्स सीएससी के साथ साथ फॉरेस्ट के लिए भी चांस दे देते हैं। तो ये चीज मैंने अपने माइंड में स्टार्टिंग से ही क्लियर कर लिया था, कंफ्यूजन नहीं लाया था। अलग अलग लोगों के लिए अगेन मैं कहूँगा अलग है, कुछ लोग का एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है तो 80 पे भी वो सेलेक्ट हो जाते हैं, बट मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं अपनी उसी बुद्धि से काम करता हूँ कि भाई मेरे को रिस्क नहीं लेना है, मुझे मालूम है मेरी एक्यूरेसी कम हो जाती है, तो मैं अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाता था। एंड मैं बस वही क्वेश्चन छोड़ता था, 5 से 6 क्वेश्चन जिसके बारे में मुझे कुछ कोई आइडिया। आइडिया नहीं है, मतलब मैंने सुना भी नहीं है वो क्या है, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें ऐड करूंगा कि प्रीलिम्स मैंने दो तरीके से मतलब सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया, जैसे मैथ्स में इजी हार्ड मैं बोल रहा था, वैसे ही यहाँ पे इसमें पॉलिटी इकोनॉमिक्स दो ऐसे टॉपिक हैं जो फंडामेंटल्स हैं, जिसपे 20-40 क्वेश्चन अगर मैं पकड़ूं तो मेरे एक्यूरेसी मतलब अटेम्प्ट और एक्यूरेसी कुछ 80-85% की होनी चाहिए। और इसके लिए मैं जो रिसोर्स फॉलो करूं, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे मतलब स्टैंडर्ड तो किया ही लक्ष्मीकांत हो, विवेक सिंह हो और वहाँ की सारी चीज़ें, बट इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे रिसोर्स यूज किए। आई थिंक शायद ही कोई कोचिंग होगा जिसका मटेरियल मैंने यूज नहीं किया होगा, लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैं इन दोनों में फुल स्कोर करूं। इसके अलावा आता है साइंस, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री। हिस्ट्री में पढ़ता था बिना किसी मतलब एक दो चैनल है, मैं नाम ले ही लेता हूँ यहाँ पे, फेसेट्स ऑफ यूपीएससी करके है, तो मैंने उनका भी हेल्प लिया था। इसी तरह से इन्वायरमेंट और साइंस की चीज़ें हैं, उसके लिए भी मैंने बहुत सारी कोचिंग का लिया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने कोशिश किया था कि मेरे पास जो मटेरियल है ना वो यूज़ करूँ इन सच अ वे कि पॉलिटी इकोनॉमिक्स प्रूवन चीज है, इसमें फुल मार्क्स आए, बाकी में इंट्यूशन आ जाए कि मैं अगर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ इंट्यूशन पे तो 40 तो सही होने चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत बातें हैं, लेकिन अभी के लिए ये रखूंगा। ठीक है। अच्छा, आपका ओवरऑल मैथोक्रेट के हम्म। प्रति फीडबैक। सर मैं इनफैक्ट आया भी सर से मिलने इसीलिए क्योंकि मैंने जब प्रेप स्टार्ट किया था, सर ने अपना यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया था उसी टाइम। एंड सर मेरे ही कॉलेज से थे, तो मेरे को ऐसे ही एफिनिटी थी कि मतलब मेरे ही सर कर रहे हैं। एंड मुझे आपके फ्री यूट्यूब वीडियो से पहले तो स्टार्टिंग में काफ़ी हेल्प मिली। लास्ट 2 साल से मैं टेस्ट सीरीज जो प्रीलिम्स मेंस है उसमें इन्वॉल्व होता था। मैं सर के ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाया, एक मेजर कारण था मैं वर्किंग था, तो मैं चाह कर भी नहीं कर सकता था, ठीक तो है। आपकी प्रिपरेशन भी हमारे ज़्यादा एक्टिव होने से पहले शुरू हो गई। हाँ, तो और सर अभी तो बहुत कुछ फाउंडेशन कोर्स से लेके मतलब रिसोर्सेज से लेके सब कुछ लेते आए हैं, बट द फैक्ट इज कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है ना वो है, मैं जेन्युइनली कहूँ तो सर का हम्बल नेचर, कि मैं टेलीग्राम में कभी भी आपको डाउट पिंग कर देता हूँ। मैंने इनकी टेस्ट सीरीज लिया था, लेकिन हार्डली मैंने कोई टेस्ट सीरीज लिखा था, और वो बहुत गलत बात है, बट सर से मैं डाउट पूछता था। एंड एक ये मेजर दिक्कत होता है जो लोग वेटरन हो जाते हैं, जो बार बार लिख रहे होते हैं, कि वो अवॉइड करने लगते हैं टेस्ट सीरीज, वो गलत बात है। एंड आई वुड से कि मत करो, नहीं तो मेरे जैसा फिर वैसे रह जाएगा कि मन में कि 280 आया, 300 आ सकता था। तो सर इमीडिएट रिप्लाई कर देते थे चीज़ों का, एंड दैट दैट वाज समथिंग जो काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, माइंड को थोड़ा ऐसा रहता था, जहाँ भी मेरा प्रेप लो हुआ है ना तो हेल्प हो जाता था। और अभी तो बहुत अच्छे अच्छे लोग अच्छे स्कोर कर रहे हैं, मतलब हाँ। आई थिंक रैंक 12, 31 सब मैथ्स ही लिया था। तो फिर वही देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स में स्कोप भी है,
रिसोर्सेस भी हो गए हैं एंड थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है कि मेहनत मजदूरी वाला सब्जेक्ट है ये वो तो तो थोड़ा ज़्यादा वही घिसना है यूपीएससी मेहनत मजदूरी वाला पूरा एंड एग्जाम। बाकी थैंक यू। ठीक है। आई थिंक आपने लास्ट ईयर वाले मतलब इस हाँ टाइम में आपने टेस्ट कम लिखे नहीं शायद, उससे हाँ पहले वाले हाँ में लिखे आपने। लिखे थे। और एक और चीज़ कहूँगा, आपने सर बोला याद आया मुझे, मुझे सेक्शनल टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल लगा था। और ये मेरा अपना पर्सनल है कि मैं जब सर के साथ मतलब क्या कहते हैं कोचिंग वे में ऐसे एसोसिएट हुआ कि सर मुझे हेल्प चाहिए, तो मेरा ना कुछ टॉपिक अच्छा था, कुछ टॉपिक अच्छा नहीं था, फिजिक्स की, मॉडर्न की। तो मुझे सेक्शनल टेस्ट सीरीज से रियलाइजेशन हो गया कि मेरा जो अच्छा भी नहीं था ना, कितना अच्छा नहीं था। तो मुझे वो पढ़ने में थोड़ा सा हेल्प हो गया। और यही कारण है कि जो लास्ट वाले अटेम्प्ट में मार्क्स भी आए थे मेरे, उसमें मॉडर्न अलजेब्रा के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही थे, क्योंकि मैं वही चीज रट के गया था जो पूछा भी जाता है। राइट। और मैं एकदम उसी माइंडसेट से था कि मॉडर्न अलजेब्रा मुझसे कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, तो एटलीस्ट रटा हुआ होना चाहिए। एंड उसमें सेक्शनल टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल था। आइडियली फुल टेस्ट सीरीज ही देना चाहिए, क्योंकि वही आपको टोटल पिक्चर देता है। बट हाँ, मुझे दोनों टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्प किया। ठीक है तन्मय, आपका इस ओवरऑल जर्नी से हम्म जो आपने सीखा, हम्म आप एस्पिरेंट्स को वो एरर्स करने से कि भाई ऐसी एरर नहीं करनी है, हम्म ऐसा कोई पॉइंट जो आपका पर्सनल हो हम्म। तो आप बताना चाहो। सर मैं ये कहूँगा कि मैथ्स अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। और उसका डिफिकल्ट होने का कारण ये है कि क्वेश्चंस हार्ड हैं थोड़े से। एंड हार्ड मतलब न्यू बन जाते हैं, एंड ऑन द स्पॉट अगर कोई भी न्यू क्वेश्चन देखो तो डर जाते हैं। तो और अब मैं ये पर्सनली जानता हूँ कि लड़के बहुत अभी स्मार्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे से ड्यू डिलिजेंट हो गए हैं, और रिलेटिव है ये एग्ज़ाम। तो मैं एकदम इसको कंसीडर करते हुए ये कहूँगा कि एरर मैथ्स में होना इज़ एकदम, आप क्या कहिए कि मतलब एकदम सिंफुल टास्क है। राइट। तो मेरे से भी ये गलती हुआ था कि मैं रिवाइज नहीं करता था। तो टू ऑल द पीपल, खास करके जो अभी फाउंडेशन बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि जब भी कोई क्वेश्चन बनाए, ज़्यादा टाइम नहीं, 15-20 सेकेंड्स ही, बट एक बार क्विक ओवरव्यू करें। क्योंकि अगर कुछ गलती हुआ तो इंटायर जो भी लास्ट 10-15 मिनट्स का आपका मेहनत है वो जीरो हो जाता है। तो अगेन ये एरर, जैसा कि बोले भी, सिली एरर नहीं था ये, पूरा लिस्ट से निकाल ही देता है आपको। तो एरर को मतलब रिवाइज करना, कैलकुलेटर का यूज, हाँ कैलकुलेटर का यूज करना, सो डैट आप एरर को आइडेंटिफाई कर पाए। बहुत सारे टेक्निक है, आई थिंक पोरस सूद, और उस हाँ ने उसके यूट्यूब यूट्यूब वीडियोस हैं। चैनल। तो बेसिक है, उसके अलावा भी अच्छे अच्छे और तरीके होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप बेसिक जानोगे तभी आप वो करोगे। तो अगेन वही है कि मैथ्स ऐसा ऑप्शनल है कि आपको 290-300 आ सकते हैं, एंड एरर नहीं करो तो डेफिनेटली आ सकते हैं। थैंक यू और सर। थैंक यू तन्मय। थैंक यू सर।